देखिए, आज हम देखेंगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 67। ये जो अधिनियम है आपका, इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद होता है उससे निपटारा करना, उसके लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो फैल रहा है देश दुनिया में, उसके लिए जो है भारत भी चूंकि सदस्यता है, इस वजह से ये भारत में ये अधिनियम जो बनाया गया, इसका उद्देश्य सीधा सीधा है अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसको रोकना, है ना। अधिनियम संख्या वगैरह तो खैर शब्द यही है इसमें 37। अब देखिए इसका जो विस्तार है, इस अधिनियम का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ये अधिनियम कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसके अलावा जो भारत सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, भारत सरकार की सेवा में कोई भी हो तो उस पर भी लागू होता है। संपूर्ण भारत में तो लागू होता ही होता है। इसके अलावा भारत सरकार की भी व्यक्ति है वो कहीं भी हो, चाहे वो विदेश में हो चाहे भारत में हो, उस पर भी ये लागू होता है। इसके अलावा भारत में जो रजिस्ट्रीकृत पोत वगैरह होते हैं, भारत में रजिस्ट्रीकृत, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत, यान वाहन वगैरह जो भी होते हैं, वायुयान वगैरह, उन पर जो व्यक्ति अपराध करते हैं उन पर भी ये लागू होता है, वो कहीं भी हो, है ना। इन पर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उन पर भी ये लागू होता है। तो ये याद रखना है, संपूर्ण भारत पे लागू होता है। भारत में जो व्यक्ति काम करते हैं या नियोजित कह दीजिए, नियोजित व्यक्ति हो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो विदेश में नौकरी कर रहा हो भारत सरकार के अधीन रहते हुए, तो उस व्यक्ति पर भी लागू होता है। इसके अलावा भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान वगैरह जो होते हैं, अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है वो कहीं भी हो, तो उस पर भी ये लागू होता है। इसके बाद जो है इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। देखिए, दो में सेक्शन 2 जो है इसका परिभाषाओं से संबंधित है। परिभाषा सबसे पहले इसमें जो है ए है 2A, ये आपकी संगम की परिभाषा कहता है। भाई संगम क्या है? संगम में सिंपल सा लिखा है कि संगम में व्यक्तियों या व्यक्तियों का कोई समुच्चय या निकाय आता है, समुच्चय या निकाय आता है। या निकाय, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी संगम बना सकता है, या कई व्यक्तियों को मिलकर भी क्या बनाया जा सकता है? संगम बनाया जा सकता है। संगम मतलब एक ग्रुप टाइप के, जब चार लोग मिल जाते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि अकेला व्यक्ति भी बना सकता है कोई संघ, और व्यक्ति मिलकर भी संघ बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चाहे अकेला, तो ऐसा नहीं कि अकेला व्यक्ति तो काय का संघ है, तो अकेले व्यक्ति को भी यहाँ संघ मान सकते हैं, और एक से ज्यादा लोग मिलकर भी संघ बना सकते हैं। तो यहाँ संगम की परिभाषा यही कहती है कि समुच्चय या निकाय अभिप्रेत है। पर्टिकुलर व्यक्ति भी बना सकता है, अकेला होकर इंडिविजुअल व्यक्ति भी बना सकता है, और एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर भी बना सकते हैं, संगम बना सकते हैं। अब देखिए दूसरी है बी। बी आपकी कहती है परिभाषा, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग का अध्यर्पण, अध्यर्पण का अर्थ बताया गया है। अध्यर्पण का मतलब है किसी विदेशी जमीन को भारत में मिलाना, तो किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना। क्या लिखा है? भारत के राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण, भारत के राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण, इसका अर्थ है किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, इतना पर्याप्त है इसमें, किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना। इसका मतलब क्या है? अध्यर्पण मतलब जब, जैसे कि भारत देश है, उसमें किसी विदेशी जो भाग होता है उसको उसमें शामिल कर लेना। भारत में कोई विदेशी जो राज्य है, मान लो वो भारत में शामिल हो जाता है, तो उसको कहते हैं अध्यर्पण, मतलब भारत सरकार द्वारा उसको अपने में मिला लेना। तो वो कहता है किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, इसीलिए कह रहा है।
ग्रहण किया जाना, कोई छोटे मोटा भारत के आसपास जो देश लगा है, मान लीजिए वो भारत उसमें उसको अपने में विलय कर लेता है, तो उसको कहेंगे अध्यर्पण करना। तो उसी के बारे में है। अध्यर्पण का अर्थ है भारत किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, अध्यर्पण कहलाता है। संहिता का अर्थ आप जानते हैं, संहिता का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। लगभग सभी एक्टों में होता है। न्यायालय 2D 2D जो है इसकी न्यायालय की परिभाषा दी गई है। का अर्थ है कोई दंड न्यायालय अभिप्रेत है, और इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण 2008 के शीर्ष न्यायालय भी शामिल है। तो न्यायालय का अर्थ क्या है, सिंपल सा है कि कोई दंड न्यायालय दंड न्यायालय अभिप्रेत है, और इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, राष्ट्रीय अन्वेषण सीधा याद रख लीजिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008। इन्वेस्टिगेशन जो अधिनियम है, राष्ट्रीय अन्वेषण जो अधिनियम है वो 2008, उसके अधीन जो विशेष न्यायालय है वो इसका अर्थ है विशेष न्यायालय। इसको यहाँ क्या माना गया है, न्यायालय माना गया है। तो ये याद रखना है थोड़ा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के तहत जो विशेष, वो जो है इस अधिनियम के तहत भी क्या है, न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। तो अलग से न्यायालय स्थापित ना करके जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 के अधीन न्यायालय है वो इस अधिनियम के तहत भी न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। इसके बाद आता है ई, अभिहित प्राधिकारी। अभिहित प्राधिकारी, प्राधिकारी ठीक है इतना। अभिहित प्राधिकारी कहती है, तो अभिहित प्राधिकारी में केंद्र सरकार के मामले, केंद्र का मामला अगर है, अब केंद्र की बात करें तो सीधा सीधा याद रखना है कि केंद्र के मामले में अभिहित प्राधिकारी मुख्य सचिव एवं सचिव, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। और अगर राज्य की बात करें अपन कि राज्य के मामले में किसे माना जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, राज्य के मामले में सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। यानी कि अभिहित प्राधिकारी में कौन आता है, केंद्र की बात करें तो संयुक्त सचिव, उसे अभी। देखिए आर्थिक सुरक्षा में क्या शामिल है, आर्थिक सुरक्षा में सिंपल सी परिभाषा है, वित्तीय वितरण के साधन की सुरक्षा, खाद्य की, ऊर्जा सुरक्षा, धनीय सुरक्षा और राजकोषीय स्थायित्व। ये थोड़ा सा याद, राजकोषीय, राजकोषीय स्थायित्व, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उत्पादन वितरण के साधन, इसके अलावा जो है आपकी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ये भी आती है, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा।
ऊर्जा सुरक्षा भी इसमें शामिल है। खैर, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, परिस्थिति की सुरक्षा, ये सब इसमें जो है शामिल है। तो ये तो एक कॉमन सी बात है, थोड़ा सा एक बार तो ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद आता है ई का बाद बी, ई बी और है इसमें। ई बी जो है आदेश। ई बी में काय की परिभाषा है, आदेश की दी है। तो आदेश में क्या शामिल है? आदेश में आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश 2007 अधिकृत है। ये थोड़ा याद करना, आतंकवाद निवारण, आतंकवाद का निवारण, आतंकवाद का दमन और निवारण, ये थोड़ा याद करना है। निवारण, आतंकवाद का दमन और निवारण आदेश 2007, ये थोड़ा याद करना है। आदेश का, आतंकवाद का दमन और निवारण आदेश 2007 इसमें जो है। इसके बाद व्यक्ति की परिभाषा भी इसमें शामिल है। 2E के बाद इसी व्यक्ति है। खैर, ये थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना याद रहे व्यक्ति की परिभाषा में। तो व्यक्ति में आप जानते हैं व्यक्ति शामिल है, व्यक्ति शामिल है, कंपनी, मतलब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी शामिल होते हैं, है ना। कृत्रिम और विधिक व्यक्ति भी इसमें आते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्थायित्व या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण कार्यालय वगैरह है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो इनके अधीन आते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी इसमें जो है परिभाषा है। इसके अलावा जो है आतंकवाद के आगम, 2G में जो है यहाँ देख लेते हैं। 2G जो है आतंकवादी, इंपॉर्टेंट परिभाषा, आतंकवाद के आगम। इंपॉर्टेंट इसीलिए कि ये अधिनियम ही इसी का है ना। अधिनियम में भी हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिनियम से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो इसमें सभी प्रकार की संपत्ति आतंकवादी कार्य में प्राप्त की गई है। सिंपल सी परिभाषा है कि बस आपको ये याद रखना है, आदि आगम कहाँ है, 2G में दिए गए हैं। वो क्या है? जो भी संपत्तियां आतंकवादी कार्य से प्राप्त की जाती हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, वो इसके अंतर्गत आती है, आतंकवादी आगम के अंतर्गत। जो आतंकवादी कार्य में प्राप्त की गई है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के कब्जे में, व्यक्ति के कब्जे में हो, आतंकवादी, तो आतंकवादी आगम ही कहलाएगी। ऐसी संपत्तियां भी शामिल है जिनका उपयोग ही आतंक किया जाना वांछनीय है। मतलब तो जो प्राप्त की जाती है वो भी संपत्ति आती है, और जिन संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवादी कार्यों में किया जा रहा है या किया जाने वाला है आगे, तो ऐसी संपत्ति आगम की परिभाषा में शामिल है। सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद 2H में है संपत्ति। ये भी आपको कुछ नहीं देखना। 2HA में जो है अनुसूची जो है दी गई है। एक मिनट, 2H में जो आपका कहाँ गया H, 2H में संपत्ति दी गई, तो सभी कोई खास नहीं देखना। 2HA में जो है आपकी अनुसूची दे रखी है, तो वो भी अनुसूचियां आप देखिए पीछे, अनुसूची से अधिनियम, जो अधिनियम में पीछे अनुसूचियां दी हैं, 4 अनुसूचियां दी हैं इसमें। इसके अलावा जो है राज्य सरकार का क्या अर्थ है यहाँ कहता है, उसका जो न्याय जो है प्रशासक जो है आता है। आतंकवादी कार्य थोड़ा देख लीजिए, 2K है आतंकवादी कार्य। तो ये दोनों परिभाषाएं थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक का क्या अर्थ है वही धारा 15 में बताया गया है, और आतंकवाद और आतंकवादी का अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो धारा 15 के अनुसार जो अर्थ दिया गया है, धारा 15, तो आतंकवादी 15 में बताया गया है, वही अर्थ यहाँ लगाया जाएगा, और उसी के अनुसार जो है आतंकवादी का अर्थ जाएगा। मतलब जैसे जाए कि जो आतंकवादी का व्यक्ति आतंकवादी तो पूछे कोई कि आतंकवादी कौन है, तो जो व्यक्ति धारा 15 के अधीन जो कार्य बताए गए हैं उनमें से कोई कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति आतंकवादी है। ठीक। अब देखिए, अब ये कहता है आतंकवादी कार्य के बाद, एक मिनट, आतंकवादी जो है गैंग, ये 2L में ये तीनों परिभाषाएं थोड़ा इम्पोर्टेंट और एक्ट से रिलेटेड परिभाषाएं हैं ये ज्यादा। हालांकि परिभाषाएं तो और भी हैं, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट से जुड़ी हुई है ना। तो रखना है आतंकवादी गैंग, तो 2L में जो है आतंकवादी, तो ये याद रखना। 2G में आतंकवादी, याद रखना। 2K आपका गैंग, गैंग है ये।
ये आतंकवादी गैंग परिभाषा दी गई है। तो आतंकवादी गैंग क्या है? आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन जो आतंकवादी कार्य से संबंधित है या उसमें शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि आतंकवादी क्या है? संगठन से भिन्न कोई संगठन। आतंकवादी जो संगठन है उससे भिन्न होता है, लेकिन करता ये आतंकवादी कार्य है। जो आतंकवादी संगठन होते हैं उससे भिन्न कोई संगठन होता है, कोई क्या कहते हैं, आतंकवादी गैंग पढ़ रहे हैं ना। आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन, मतलब है तो संगठन, लेकिन जो आतंकवादी संगठन पर्टिकुलर होते उन संगठनों से भिन्न कोई संगठन होता है जो आतंकवादी कार्य में लगा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? आतंकवादी गैंग कहते हैं। आतंकवादी संगठन तो आप जानते ही सरकार जो है घोषित करती है। तो ये संगठनों से भिन्न कोई संगठन होता है ये। और ये क्या करता है तो इसको क्या कहते हैं? आतंकवादी गैंग कहते हैं। आतंकवादी संगठनों से भिन्न, संगठनों से भिन्न, ये थोड़ा याद रखना है। आतंकवादी संगठनों से भिन्न करता। अब आतंकवादी कह रहे हैं तो ये तो बात तय ही है कि आतंकवादी काम करता हुआ, इसीलिए आतंकवादी कह रहे हैं। बस इतना याद रखना है कि आतंकवादी संगठनों से जो भिन्न संगठन है वो इसमें शामिल होते हैं। जो आतंकवादी संगठन है जिनको सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित करा, उनकी परिभाषा में ये नहीं, लेकिन करता आतंकवादी जो है कार्य है। ठीक है, तो ये आतंकवादी गैंग है। उसके बाद जो है आतंकवादी संगठन 2M, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? आतंकवादी संगठन। आतंकवादी जो है संगठन की परिभाषा दी गई। तो आतंकवादी संगठन क्या है? सिंपल सा कहता है कि पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई अनुसूची, ये याद रखना है आपको। पहली अनुसूची, सूची में सूचीबद्ध, सूचीबद्ध कोई संगठन। तो इतना याद रखना कि फर्स्ट शेड्यूल, बस इतना याद रखना कि आतंकवादी संगठन कहाँ दिए गए? फर्स्ट शेड्यूल में। तो आतंकवादी संगठन कौन से सूचीबद्ध हैं? ऐसे संगठन। अगर इसी के हिसाब से इसको अपन कर लें गैंग को परिभाषा, तो सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पहली अनुसूची में नहीं आते लेकिन आतंकवादी कार्य करते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हो आप इसको। आतंकवादी गैंग को आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि ऐसे संगठन जो आतंकवादी की जो पहली अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है और आतंकवादी कार्यों में लिप्त है, तो ऐसे संगठन भी क्या कहलाएंगे? आतंकवादी गैंग कहलाएंगे। मतलब इस सूची में नहीं आते लेकिन करते वो आतंकवादी कार्य है, तो ऐसे संगठन आतंकवादी गैंग है ना। किसी भी तरीके से उसको कह सकते हो आप, लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि आतंकवादी संगठनों से भिन्न। तो यानी कि वो पहली शेड्यूल में जो दिए हैं उनसे भिन्न है ये, लेकिन जो है करते जो आतंकवादी काम ही है। तो ये चार जो परिभाषाएं आपकी, पहली 2G आतंकवादी संघ आगम, 2K जो है आतंकवादी कार्य, 2L है आतंकवादी गैंग और 2M है आतंकवादी संगठन। ये विशेष तरीके से आपको याद रखना है, और खासकर ए, तो याद रखना है GKLM। ठीक, GKLM, GKLM, ये आप फॉर्मूला याद रखना बस। GKLM आपको याद रखना है। आतंक आगम कार्य, उसके बाद एक गैंग और संगठन। एक एक शब्द उसका याद रखेंगे। आतंकवादी तो लगा ही है, आगम है, उसके बाद कार्य है, गैंग है और संगठन है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, आगम कार्य गैंग संगठन, ऐसे याद कर सकते हैं। बाद आगम कार्य गैंग संगठन, बस इसको मिला देंगे तो आपका वो आ जाएगा। सब में आतंकवादी जोड़ना है आगे। तो आतंकवादी, आतंकवाद के आगम है, आतंकवाद के कार्य है, उसके बाद कार आतंकवादी कहाँ है गैंग सर? है और हेलो, आतंकवादी संगठन। क्या हुआ? चला गया। आ रही आवाज सर? हेलो, कार कहाँ पर है सर? कार कहाँ पर है? क्या क्या कह रहे हैं? कार कहाँ पर है? कार संपत्ति है इसमें तो। कार्य कहाँ पर है? 2K में, हाँ, ठीक है, आतंकवादी कार्य। आतंकवादी कार्य चल है ठीक। सर। हाँ हाँ, हाँ, ठीक ठीक ठीक। 2K दिख में नहीं है रहा ना। है ना इसमें मेरे में, दिख नहीं रहा। नहीं हुआ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
एक मिनट। ठीक, मिल गया सर, मिल गया। के आतंकवादी का के में है टेररिस्ट एक्ट, जी आतंकवादी का 2K में है टेररिस्ट है। अब देखिए, ये आपकी परिभाषा हो गई, आतंकवादी संगठन हो गया, अधिकरण, उसके बाद 2N में जो है आपकी अधिकरण की परिभाषा है। तो ये परिभाषा तो खैर आपको करना ही करना है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, इतने सारे एक्ट हो जाएंगे तो कुछ चीजें तो आपको याद होनी, ये जो है ये पर्टिकुलर ये चीजें हैं क्योंकि उससे रिलेटेड होती हैं, तो वो परिभाषाएं तो आपको खासकर याद होनी चाहिए, है ना। बाकी तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये जो है आपको पर्टिकुलरली याद होनी चाहिए। इसके बाद है अधिकरण। की परिभाषा में क्या है, 2 जो है वो कहता है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में क्या क्या आता है, विधि विरुद्ध, इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। 2O में जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिभाषा दी गई, विधि विरुद्ध विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। तो इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है आपको कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कहाँ है, 2O में है ना, इसको भी याद रखना है। तो क्या क्या होते हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, सिंपल सा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग का अध्यर्पण या अलग होने से आश्रित कोई कार्य या दावा समर्थन, मतलब कोई विधि विरुद्ध कार्य, आप जानते हैं भारत विरोधी कार्य कह सकते हैं। क्या होते हैं भारत विरोधी कार्य, अपने हिसाब से बनाना है, इसमें जो भी है उस हिसाब से बनाना है। देखिए क्षेत्र में किसी भाग का अध्यर्पण मतलब शामिल हो रहा है उसको, या उसको अलग करने की मांग करना, ये काम भारत विरोधी काम है। किसी क्षेत्र को उसमें मिलाना, हटाना, ये सारी बातें जो है भारत, उसके दावे का किसी का समर्थन करना, ये सारी चीज काम क्या है, भारत विरोधी कार्य। अगला कह रहा था भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको विच्छिन्न करने की कोशिश करना, ये भी काम भारत विरोधी है। जो लोग आजकल पार्टियां करती हैं, हाथ चला के यही काम करती हैं। तो ये वो जो काम है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, एकता कह रहा है, एकता अखंडता, ये सारी चीजों को विच्छिन्न करने की कोशिश करना भी कैसे काम है, भारत विरोधी काम की परिभाषा में आता है। अगला कहता है भारत के विरुद्ध जो द्रोह कारित करने से संबंधित कोई कार्य, भारत के विरुद्ध कोई द्रोह करना, विद्रोह करना, ये भी कौन सा काम है, ये भी भारत विरोधी काम है। तो मोस्टली 3 तरीके के काम आते हैं, कोई भी भारत से मांग करना अलग क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की, है ना, कोई या अध्यर्पण उसको, या किसी दावे वगैरह का समर्थन करना, मतलब अलग होने की बात करना कि हमें अपना पृथक चाहिए, ये तरीके, ये भारत विरोधी कार्य है, विधि विरुद्ध कार्य है। इसके अलावा एकता अखंडता को विच्छिन्न करने की कोशिश करना भी भारत विरोधी काम होता है। और भारत के विरुद्ध विद्रोह करना, है ना, द्रोह करना, ये भी क्या है, भारत विरोधी कार्य। ये सिंपल है, बस 2O याद रखेंगे कि 2A में जो है विधि विरुद्ध कार्य जो है परिभाषित किया गया है। इसके अलावा 2P में जो है आपका, 2P में जो विधि विरुद्ध, इसमें विधि विरुद्ध कार्य है, क्रियाकलाप है। इसके अलावा जो है 2P में है विधि विरुद्ध संगम अभिप्रेत है। तो विधि विरुद्ध संगम की परिभाषा सेम जो है, इसमें संगम आ जाएगा, विधि विरुद्ध संगम, विधि विरुद्ध संगम। तो विधि विरुद्ध संगम, इसमें भी सिंपल सा याद रखना है कि जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप प्रोत्साहित करना, सहायता करना, अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा, ये थोड़ा याद रखना, 153A-53B के अधीन दंडनीय कोई कार्य करना, प्रोत्साहित करना या सहायता करना। तो कौन विधि विरुद्ध संगठन या संगम कौन है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। विधि विरुद्ध संगम वो संगम है जो भारत विरोधी काम है उनको बढ़ावा देता है, कुल मिला के उसको प्रोत्साहित करता है। या फिर जो आईपीसी के जो धारा 153A और 153B के अधीन कोई कार्य करता है, तो ऐसा संगम क्या है, ऐसा संगम जो है विधि विरोधी संगम कहलाता है। ये थोड़ा विरोधी कार्य करने वाला संगम, भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153B के अधीन जो है कार्य करने वाला संगम जो है विधि विरोधी संगम कहलाता है। भारत विरोधी काम करता हो या 153A 153B, ये थोड़ा सा याद रखना है, 153A और 153B के अधीन जो कार्य करता है, ऐसा संगम क्या कहलाता है, विधि विरुद्ध संगम कहलाता है।
अब देखिए धारा जो है 3, धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा। किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा है, कुल मिला के आप एक शब्द याद रखें, घोषणा। ठीक है, सेक्शन 3 में घोषणा है। अब चूंकि एक्ट ही इस तरीके का है तो घोषणा काय की ऊपर लिखा है, तो विधि विरुद्ध, किसी संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने की घोषणा। तो ये घोषणा है, काय की घोषणा है? विधि विरुद्ध घोषित करने की किसी संगम को। कौन घोषित करे? सीधी सी बात है, केंद्र। यहाँ राज्य का काम नहीं है तो केंद्र करेगा विधि विरुद्ध सकते हैं। दूसरा, ऐसी अब बात आती कि जो है अधिसूचना या घोषणा कब तक प्रभावी रहेगी, तो ये या कब से प्रभावी रहेगी, तो ये याद रखना है इसमें कि ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि धारा 4 के अधीन अधिकरण द्वारा पुष्टि और प्रकाशन ना कर दिया गया हो। तो ये इंपॉर्टेंट शर्त है कि ये घोषणा तब तक प्रवर्तन में नहीं या प्रभावी नहीं होगी जब तक धारा 4 के अधीन, धारा 4 के अधीन उसका प्रकाशन नहीं कर दिया गया हो। धारा 4 के अधीन अधिकरण द्वारा पुष्ट, अधिकरण किसके द्वारा? अधिकरण द्वारा, ये याद रखना है, अधि द्वारा पुष्टि जरूरी है। अधिकरण द्वारा पुष्ट कर दिया गया हो और उसके बाद क्या कर दिया गया हो? उसका प्रकाशन भी किया गया हो। तो प्रकाशन ना किया गया हो तो प्रकाशन भी जरूरी है। तो प्रकाशन तो सभी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अधिकरण द्वारा जो है उसकी पुष्टि आवश्यक है। धारा 4 के अधीन अधिकरण द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है, तभी जो है उस संगठन को विधि विरुद्ध घोषित किया जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन करता है? पहले तो घोषणा तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन पुष्टि कौन करता है? उसकी पुष्टि करता है अधिकरण। धारा 4 के अधीन जो है अधिकरण जो है किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित कर सकता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। घोषणा केंद्र सरकार करती है, लेकिन उसकी पुष्टि जो है अधिकरण के द्वारा की जाती है। जब पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद प्रकाशन किया जाता है, मतलब कि ये जो संगठन है इनको विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है। तो ये याद रखना है। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई अर्जेंट मैटर होता है, ये तो आप जानते ही, परंतु भी लगा है इसमें कि कहता है मान लो अगर अर्जेंट मैटर है और जहां अधिकरण की पुष्टि की मतलब दिक्कत आएगी या लेट हो सकता है, सरकार को लगता है देरी हो सकती है, तुरंत करना चाहती है सरकार, तो ऐसी अर्जेंट परिस्थिति में जो है केंद्र सरकार डायरेक्ट भी क्या कर सकती है? किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार किसी संगठन को तत्काल प्रभाव से भी विधि विरुद्ध घोषित कर सकती है, ये भी याद रख सकती है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से, केंद्र सरकार किसी संगठन को तत्काल प्रभाव से भी क्या कर सकती है? विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर सकती है। अगर कोई मैटर ऐसा है केंद्र सरकार को लगता है कि अधिकरण से जब मान लेने में क्या कहते हैं पुष्टि कराने में देर होगी, डिले होगा मैटर, तो केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से भी जो है किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित कर सकती है। ये जानते हैं क्या विधि विरुद्ध घोषित हो जाता है तो इसकी अधिसूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है। संगम के कार्यालय के सहज भाग पर जो है उसका जो एक लगा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह लगा दी जाएगा कि ये संगठन वगैरह जो तामील वगैरह कराई जाएगी, और डोडी पिटवाकर, ये कॉमन बातें हैं, तो डोडी पिटवाकर या लाउड स्पीकरों से उसकी घोषणा वगैरह की जाती है। तो ये सिंपल सी बातें, ये तो कॉमन, ये दो बातें याद रखना है कि इसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार करती है और उसकी पुष्टि अधिकरण करता है धारा 4 के अधीन। हाँ, केंद्र सरकार अगर चाहे तो तत्काल प्रभाव से भी किसी संगठन को जो है विधि विरुद्ध घोषित कर सकती है। ये 2-3 चीजें इसमें याद रखना है। इसके अलावा सेक्शन जो 4 है आपका, देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 है अभिकरण, अधिकरण को निर्देश, अधिकरण को निर्देश। अब निर्देश मतलब कौन देगा इनको? केंद्र ही देगा, ऊपर लिखा ही है, वही बात इसमें है कि इसको निर्देश कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। निर्देश किस बात के लिए निर्देश देगी? सरकार किस 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 लिए ले देगी? इसी के लिए देगी कि कोई भी संगठन है या संगम वगैरह है वो विधि विरुद्ध है या नहीं, उसकी होने के लिए इनको निर्देश देगी। किसका? जो क्या दिन के भीतर न्याय निर्णय करने के लिए। न्याय निर्णय किस बात का? न्याय निर्णय विधि विरुद्ध संगम होने का, विधि
विरुद्ध, ये अधिकरणी करता ना घोषणा कि भाई नहीं, क्या कहते हैं, पुष्टि, तो उसकी पुष्टि करने के लिए या न्याय निर्णय करने के लिए जो है केंद्र सरकार इनको भेजेगी। किसको भेजेगी? अधिकरण को भेजेगी। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, ये भी याद रखना है, 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर जो है ये लोग जो है क्या करेंगे, अधिकरण वाले, केंद्र सरकार इनको मतलब भेज देगी और न्याय निर्णय करने के लिए कि जो संगम वगैरह है वो विधि विरुद्ध है या नहीं है, तो ये इसकी जांच वगैरह करेंगे। उसके बाद ये है 30 दिन के भीतर ये लोग क्या करेंगे, उसको विधि विरुद्ध घोषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसी भी स्थिति हो इनके ऊपर है ना। पहले जांच करेंगे, जांच है तो घोषित कर देंगे या फिर मना कर सकते हैं, दो ही काम होते हैं, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। इनके भीतर जो है क्या कर सकते हैं, अधिकरण को विधि विरुद्ध घोषित कर सकते हैं। तो इनके पास 30 दिन का टाइम है। अब बात आती है कि जिसका जो है 30 दिन के भीतर तो घोषित करेंगे, जो पूरी जांच वगैरह अपनी कर लेंगे वो पर्याप्त हेतु है या नहीं, ये नहीं है। और अधिकरण जो है 6 माह के भीतर इसका निर्धारण करता है, 6 माह के भीतर, ये भी याद रखना है, भीतर निर्धारण करेगा, पूर्ण रूप से जो है निर्धारण विधि विरुद्ध है या नहीं, तो इसके लिए 6 माह की अवधि है। जो इनकी जांच वगैरह है 30 दिन के भीतर जो पूरी वगैरह करेंगे, अपनी अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर केंद्र सरकार यह न्याय निर्णय करने के लिए, ये सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये कह रहा है केंद्र सरकार जो है अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर इनको मामला भेजेगी, 30 दिन के भीतर भेजेगी मामला, केंद्र सरकार भेजेगी इनको 30 दिन के भीतर जो है केंद्र सरकार इनको मामला भेजेगी। और जो है अधिकरण है जो आपका क्या करेगा, 6 माह के भीतर इसका डिक्लेयर करेगा, मतलब पूरी जांच वगैरह करने के बाद घोषित करेगा कि ये जो संगठन है विधि विरुद्ध है या नहीं, तो इसके लिए 6 माह का टाइम है। वो बाकी केंद्र सरकार जो है 30 दिन के भीतर जो है प्रकाशन जैसे ही हो जाता है, उसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है मामला इनको भेज देगी 30 अधिकरण को। फिर अधिकरण जो है 6 माह के भीतर जो है उसका निर्धारण करेगा कि जो संगठन है विधि विरुद्ध है, याद रखेंगे। इसके बाद है सेक्शन 5 जो है आपका अधिकरण, सेक्शन 5 है अधिकरण। अधिकरण की स्थापना ये भी केंद्र सरकार करती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि अधिकरण की स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करेगी अधिसूचना, उसके बाद जो है एक अधिकरण का जो है स्थापना करेगी। क्या होगा अधिकरण का नाम? अधिकरण का नाम होगा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण। ये ऊपर जो नाम लिखा है वही नाम इसका होगा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण। तो ये इसका नाम होगा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण। अब ये बात आती है कि ये कितने लोगों से मिलेगा, मिल करके बनेगा, एक ही व्यक्ति होता है इसमें, इसमें एक व्यक्ति होगा, केवल एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, केवल अकेला व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति का अधिकरण है। इसमें एक व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, सॉरी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, काय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का, न्यायालय का ये याद रखना है। एकल होता है, एकल है, कुल मिला के एक ही व्यक्ति से मिलकर के बनता है, और इसमें जो इसका जो अधिकारी होता है वो उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश हो, वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए, उसको बनाया जाएगा। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो और एक ही व्यक्ति से मिलकर के ये बनेगा, ये थोड़ा याद रखना है। ये सिंपल सी हो। अब बात आती है कि भाई इसके जो खर्चे वगैरह होते हैं वो कहाँ से होंगे, तो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। भारत, ये पूछते नहीं लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि संचित निधि, तो इनके जो खर्चे वगैरह हैं कहाँ से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि जो होती है वहां से चुकाए जाएंगे जो भी खर्चे वगैरह इनके होंगे। अब बात आती है कि जो अधिकरण है वो किस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो ये सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करेगा, न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करेगा, ये भी याद रखना है। मतलब आप इसको, सिविल न्यायालय की शक्ति तो आप जानते हैं इसीलिए दी जाती है कि भाई ये लोगों को बुलाना, समन करना, उनको हाजिर वगैरह कराना तो सिविल न्यायालय का काम होता है ना, इसीलिए तो वो उनको सिविल न्यायालय की शक्ति प्रयोग करेगा, ये भी याद रखना, सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करेगा। तो इसको सिविल न्यायालय की शक्ति हुई। तो इंपॉर्टेंट बस इतना है कि जो है एक व्यक्ति से मिलकर बनता है और जो व्यक्ति होता है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो।
उसको बनाया जाता है। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसको बनाया जाएगा, योग्यता है। इसके बाद जो है आपका छठवा है अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि और उसका रद्द किया जाना। तो अधिसूचना की कालावधि के बारे में कह रहा है कि जो विधि विरुद्ध संगठन वगैरह सूचना जो है कब प्रभावी होगी, वो कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी अधिसूचना में। तो इसमें याद रखना है आपको कि अधिसूचना जो है 5 वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी रहेगी। तो ये याद रखना है 5 वर्ष कि सरकार अगर एक बार अधिसूचना करती है जारी, तो कम से कम कितने साल के लिए जारी रहेगी, 5 प्रभावी, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। आप जानते हैं जब केंद्र सरकार जो अधिसूचना, केंद्र सरकार अब अधिसूचना जो है केंद्र सरकार किसी भी समय वापस भी ले सकती है। ऐसा नहीं कि 5 साल घोषित कर दिए, तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी समय जो है अधिसूचना को वापस भी ले सकती है, या स्वप्रेरणा पर या व्यक्ति के आवेदन पर रद्द कर सकती है। अब या कोई व्यक्ति जो आवेदन करता है उसके आवेदन के आधार कर सकती है। आवेदन कौन करेगा, जो पीड़ित है, जिसके संगठन को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया है, वो आवेदन करता है। सरकार का समाधान हो जाता है कि नहीं ठीक गलत कर दिया था, या कोई और समाधान हो जाता है, तो सरकार को जो है अधिसूचना को वापस कर सकती है या रद्द कर सकती है किसी भी समय, 5 वर्ष से पहले किसी भी समय कर सकती है केंद्र सरकार। तो जो अधिसूचना है बस इतना याद रखना है कि एक बार में कितने के लिए होगी, 5 वर्ष के लिए जारी की जाएगी। अधिसूचना 5 वर्ष के लिए जारी की जाएगी, और उससे पहले जो है केंद्र सरकार चाहे तो वापस ले सकती है, स्वप्रेरणा से भी ले सकती है, अपने आप में ले सकती है, या किसी व्यक्ति के आवेदन पर भी ले सकती है या रद्द कर सकती है। ये आपको याद रखना है इसमें। इसके अलावा सेक्शन जो है आपका 7 है, सेक्शन 7 जो है सेक्शन 7 जो है सेक्शन 7 है किसी विधि विरुद्ध से उपयोग का प्रतिबंध करना। तो ये कहता है सेक्शन 7 विधि विरुद्ध निधि है, कुल मिला के इसमें निधि मतलब जो भी इनका कलेक्शन होता है, पैसा वगैरह जो आता है जुटाते हैं, वो विधि विरुद्ध संगम की निधियों के उपयोग का प्रतिबंध करने की शक्ति। कि उपयोग का प्रतिबंध मतलब ये इस्तेमाल ना कर पाए, रोक लगाना, प्रतिबंध एक तरीके से रोक, इसको रोक लगाना है निधि का, कि इस्तेमाल ना कर पाए किसी काम में, उसको ब्लॉक करना है एक तरीके से। तो जी कहता है केंद्र सरकार के लिखित आदेश की सिवाय संदत परिदत्त या अंतरित या अन्यथा रीति लिखित आदेश द्वारा प्रतिसिद्ध कर सकेगी। क्या कैसे प्रतिसिद्ध कर सकते हैं, ऐसे ही एक लिखित आदेश दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार के लिखित आदेश के बिना जो भी इनकी प्रॉपर्टी, देखिए कोई भी संगठन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके ऑफिस होते हैं, उसका कार्यालय भी होता है, चाहे वो विधि विरुद्ध हो गया हो, बाद में अब सरकार ने विधि विरुद्ध किया ना, पहले तो वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था, उसके लिए कार्यालय भी होंगे, उसके लिए उनके बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस पर सरकार प्रॉपर्टी भी होगी, उनकी सब चीजें होंगी, तो सरकार क्या कर देती है, उस पर रोक लगा देती है केंद्र सरकार। इस क्या रोक यही रहती है कि जो सरकार जो है, केंद्र सरकार का जो आदेश है, उसके लिखित आदेश के बगैर जो है आप इसका एक पत्ता कह लीजिए, एक आप तिनका भी कह लीजिए कि आप खर्च नहीं कर सकते, या आप उसको बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो है आदेश जो है केंद्र सरकार दे सकती है कि केंद्र सरकार के लिखित आदेश के सिवाय संदत्त परिद, ना तो संदत्त करेंगे किसी को, ना परिदत्त, है ना, इस तरीके के सर जो है सरकार शर्त लगा सकती है कि केंद्र के लिखित आदेश के बिना, लिखित आदेश के बिना, लिखित आदेश के बिना ना तो आपको बेचेंगे उसे, ना किसी को अंतरित करेंगे, और ना ही कोई जो भी माध्यम है अंतरण के, वो कोई भी नहीं करेंगे। ये आप जानते हैं कि जब इस तरीके का रोक लगाया गया है, प्रतिषेध वगैरह किया गया है, तो प्रतिषेधात्मक जो आदेश जो है सरकार देती है, प्रतिषेधात्मक आदेश की एक प्रति अन्वेषणार्थ सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी। ये थोड़ा याद रखना है कि जब प्रतिषेध किया है तो अन्वेषण के लिए उसकी एक प्रति जो है किसको दी जाएगी, राज्य सरकार के
सरकार के किसी राजपत्र राज्य नहीं सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को सरकार के राजपत्रित, ये याद रखना है आपको, राजपत्रित अधिकारी को दी जाएगी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, अन्वेषण के लिए अपन ने लिख ही लिया है, तो अन्वेषण के लिए सरकार के राजपत्रित अधिकारी को उसकी एक प्रति दी जाएगी। प्रति क्यों दी जाएगी? ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, देखेगा कि संपत्ति इसकी कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, इसीलिए। तो जैसे ही सरकार रोक लगाती है तो सरकार का जो राजपत्रित अधिकारी, ये याद रखना है, सरकार का राजपत्रित अधिकारी को एक प्रति उसकी दी जाएगी कि कौन कौन सी संपत्ति है या कौन कौन सी चीज है, वो उसका क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा कि कहाँ कहाँ इसकी संपत्तियां हैं। तो ये याद रखना है कि सरकार का कौन सी रैंक का राजपत्रित अधिकारी को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जाएगी। काय की कॉपी दी जाएगी? प्रतिषेधात्मक आदेश, इसको भी याद रख सकते हैं, प्रतिषेधात्मक आदेश। ये पूछा जा सकता है कि प्रतिषेधात्मक आदेश की प्रति किसको दी जाएगी? तो प्रतिषेधात्मक आदेश की प्रति जो है सरकार के राजपत्रित अधिकारी को दी जाएगी। ठीक है, ये उसका काय के लिए दी जाएगी? इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन करेगा संपत्ति का। और जो आदेश की जो तामील वगैरह है, ये सब कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, सामान्य बात है कि आदेश की तामील से व्यथित व्यक्ति तामील की तारीख से 15 दिन के भीतर जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अब ये क्या कह रहा है? तो जो भी व्यथित व्यक्ति है, मतलब जिसकी संपत्ति एक तरीके से सरकार ने सीज कर दी कि भैया आप बेच नहीं सकते, सीज हो गई भाई, कुछ नहीं कर सकते, तो ये कह रहा है कि आदेश की तामील से ऐसा व्यक्ति कितने दिन के भीतर, आदेश की तामील से जो व्यथित व्यक्ति है, जिसकी संपत्ति रोक दी है सरकार ने, कोई भी संगठन का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जो है आदेश की तामील से 15 दिन के भीतर, ये याद रखना है, 15 दिन के भीतर कहाँ आवेदन करेगा? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है, याद रखना है, कहाँ आवेदन कर सकता है? जिला न्यायालय में। तो ये याद रखना है कि जो भी व्यथित व्यक्ति, व्यथित कहेंगे अपन तो, जो भी व्यथित व्यक्ति है जिसकी संपत्ति सीज हो गई है, वो 15 दिन के भीतर जो है जिला न्यायालय में क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे कि जो सरकार एक प्रतिषेधात्मक आदेश की जो प्रति है इन्वेस्टिगेशन के लिए किससे सौंप, जो होता है सरकार का, उसको सौंपी जाती है। अब दूसरा याद रखना है कि जो व्यथित व्यक्ति होता है, उस आदेश से जो व्यथित व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, वो आवेदन जो है इसकी अपील कहाँ कर सकता है? या तो 15 दिन के भीतर वो है जिला न्यायालय में इसकी क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। जो भी व्यथित व्यक्ति है जिला न्यायालय में क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। 15 दिन के भीतर जो है क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। एक चीज और याद रखना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी करता है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आते हैं, कोई भी तथ्य हो, जो कोई भी फैक्ट हो, कोई भी तथ्य सामने में या कोई भी जानकारी वगैरह सामने जो आती है, केंद्र सरकार की सम्मति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। ये भी याद रखना है, केंद्र की अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। ये भी याद रखना है आपको कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में क्या जानकारी आई, क्या हुआ, क्या, ये सब केंद्र सरकार के अधीन है। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो प्रकट करेगी, नहीं चाहे तो नहीं प्रकट करेगी। तो केंद्र की अनुमति के बिना जो है सूचना वगैरह प्रकट नहीं की जाएगी। काहे कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें क्या क्या सरकार को, तो केंद्र की अनुमति के बिना उसको प्रकट वगैरह नहीं किया जाएगा। ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद जो है सेक्शन 8 है, इसमें सेक्शन 8 आपका कहता है, एक मिनट, सेक्शन 8 है आपका, विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करना। तो ये स्थानों को विधि विरुद्ध संगम द्वारा जो भी स्थान वगैरह है उनको अधिसूचित करना, स्थानों को अधिसूचित करना।
तो स्थानों को अधिसूचित इसमें भी केंद्र सरकार करती है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ये भी सिंपल है, तो केंद्र सरकार ही करेगी, यहाँ सब केंद्रीय सरकार चलेगा, तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। अधिसूचना के निकालने के बाद जिला मजिस्ट्रेट 2 लोगों की उपस्थिति में ऐसे स्थान पर पाई गई समस्त जंगम संपत्तियों की एक सूची तैयार करेगा। ये याद रखना है कि कौन, जिला मजिस्ट्रेट करेगा, इसमें जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशित कर दी। फिर केंद्र जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है ऐसे स्थान पर जाएगा, वहां पे जो भी चीजें वगैरह पाई जाती हैं उनका क्या करेगा, कलेक्शन करेगा, इकट्ठा करेगा, है ना। उसके बाद एक सूची वगैरह बनाएगा कि 2 लोगों की उपस्थिति, ये तो कॉमन बात है, लोगों की उपस्थिति में। तो बस ये याद रखना है कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट जाएगा, वहां पे जाके जिला मजिस्ट्रेट जो है अधिसूचना में मिलने के बाद संपत्तियों की एक सूची तैयार करेगा, जंगम संपत्तियों की। कैसी संपत्तियों की एक सूची तैयार करेगा। या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत आवश्यक वस्तुओं को, या फिर प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी जो है जा सकता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या इसके द्वारा जो है प्राधिकृत। हाँ, आवश्यक जो है वस्तुओं को छोड़कर, आवश्यक वस्तु तो आप जानते, जैसे जो क्या कहते हैं, आप देखते हैं ना कुर्की वगैरह में जो सीने होते हैं, उसी टाइप का है, बस ये है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यक वस्तु होती है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कौन करता है इस स्थान में, जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो है, कोई अधिकारी वगैरह है, उस स्थान पर जाकर उन चीजों का क्या करता है, कलेक्ट करता है, सूची वगैरह बनाता है 2 व्यक्तियों की। अब बात आती है कि अगर जिला मजिस्ट्रेट, कॉमन सी बातें हैं, इसको बस देख, स्टेट चाहता है, मतलब उसको आवश्यक समझता है, तो उस स्थान पर जो भी वस्तुएं पाई जा सकती हैं उनके इस्तेमाल से भी रोक लगा सकता है, कि जो चीजें हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं करोगे। इस्तेमाल पर रोक भी लगा सकता है, आवश्यक समझता है, इस्तेमाल पर सकता है, चीज का इस्तेमाल नहीं। जो लोग रह रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें जब्त हो गई, वो व्यक्ति रह रहे हैं, अब वो व्यक्ति इस्तेमाल करेंगे, अगर उसको करने से खराब हो जाएगी और कोई दिक्कत है, तो वो इस्तेमाल पर भी रोक लगा सकता है कि इन चीजों का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसी भी रोक लगा सकता है। आगे जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति जो अधिसूचित स्थान में निवास नहीं करता है, प्रवेश करने से प्रतिषेध कर सकता है, ये भी याद रखेंगे, प्रतिषेध भी कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति अधिसूचित स्थान, जो सरकार ने अधिसूचित स्थान घोषित किया है, उस स्थान में अगर कोई व्यक्ति जो निवास नहीं करता है, तो उसके आने जाने पर रोक भी लगा सकता है, आने जाने पर, कि मतलब जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति जो है उस स्थान में जो नहीं रहता है वो यहाँ आएगा जाएगा नहीं, आने जाने पर रोक लगा सकता है। देखिए जो व्यक्ति रहते हैं वहां, अब जो क्षेत्र हो गया है, इस अधिसूचित एरिया में कई लोग रहते हैं, तो इनको तो रहती ही छूट के जी तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो अन्य भार के व्यक्ति इस एरिया से बाकी हैं, उनको आने जाने पर जो है जिला मजिस्ट्रेट क्या लगा सकता है, रोक भी लगा सकता है। संबंधित नातेदारों पर लागू नहीं होगा, ये भी याद रखें कि नातेदारों पर लागू नहीं होगा, ये जो आदेश है आने जाने पर रोक लगाने का, ये नातेदारों पर लागू, के रिश्तेदार वगैरह उन पर लागू, जैसे यहाँ रहते हैं ये लोग, यहाँ इनके रिश्तेदार रहते हैं, तो इन पर लागू नहीं होगा। अन्य व्यक्ति होगा जिसका इस एरिया से कोई संबंध नहीं है, उनकी रोक है कि आप यहाँ, जो नातेदार वगैरह है, जो रिलेशन में है इनके, उन लोगों पर नियम लागू नहीं होगा। ये आगे याद रखना है कि उप निरीक्षक की पंक्ति का पुलिस अधिकारी या केंद्र की तलाशी कर सकता है। तो ये देखिए, आप कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है जाता है, तो उसकी सिंपली, चूंकि अधिसूचित क्षेत्र है, उस स्थान में जो भी व्यक्ति जाएगा उसकी तलाशी ली जाएगी। तो कौन ले सकता है, उप निरीक्षक की पंक्ति का पुलिस अधिकारी, उप निरीक्षक, ये बात याद रखना। उप निरीक्षक की जो रैंक का पुलिस अधिकारी है केंद्र सरकार द्वारा
पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, या फिर केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, केंद्र सरकार व्यक्ति जो है वो। तो ये याद रखना है आपको कि उप निरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है, जो वहां लोग व्यक्ति आएंगे जाएंगे उनकी क्या ले सकता है, तलाशी ले सकता है। तो ये याद रखना है, तलाशी, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र है तो वहां की तलाशी वगैरह ली जा सकती है। अब ये कह रहा है कि जिस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पे मान लो एम नाम का व्यक्ति रहता था, ये व्यक्ति सूचित हो गया, आने जाने में बड़ी पाबंदी हो गई है, आ जाने ये, तो ये भी तो आवेदन कर सकता है। ये भी आवेदन कहाँ करेगा, जिला न्यायालय में कर सकता है, जिला न्यायालय में। ये भी जिला न्यायालय में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर जो भी आदेश सरकार ने निकाला है उसके 30 दिन के भीतर जो व्यक्ति, जो व्यथित व्यक्ति है जिसके क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वो 30 दिन के भीतर जो है जिला न्यायालय में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ये याद रखना है। अब देखिए सेक्शन 9 है, इधर ही लिख लीजिए। 9 है आपका, वो कहता है आवेदनों के निपटारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। आवेदन निपटारा किया जाए वो किस प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा। इसमें केवल से थोड़ी सी चीजें याद रखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करेंगे। पहले तो ये याद रखें कि जो भी आवेदन का निपटारा किया जा रहा है वहां सिविल प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। आप कहोगे ये क्यों, न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन सिविल न्यायालय की प्रक्रिया का फॉलो करना इनके लिए आवश्यक नहीं होगा, है ना, इसीलिए लिखा आपने इसको। तो सिविल न्यायालय का पालन करना आवश्यक नहीं है इनके लिए, कि वही आवश्यक करें। अधिकरण या जिला न्यायाधीश विनिश्चय जो है इसका अंतिम होगा। अधिकरण जो है, अधिकरण और आपका जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश, अधिकरण और जिला न्यायाधीश का जो भी निर्णय है वो अंतिम होगा। जिला न्यायाधीश का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। यही फैसला करेंगे कि ऐसे मामला जो है निपटाना है। तो अधिकरण और जिला न्यायाधीश का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। तो इनके लिए जरूरी नहीं कि जो सीपीसी की जो प्रोसीजर उसको फॉलो करें, जरूरी नहीं, जहां लगता है फॉलो करना वहां कर लेंगे, मतलब बंधे नहीं है, कुल मिला के अपने हिसाब से करेंगे काम। जहां तक उनको सहूलियत होती वहां तक करेंगे, नहीं लगता तो नहीं करेंगे, है ना। तो अधिकरण और जिला न्यायाधीश का जो भी निर्णय होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। इसके बाद सेक्शन जो है आप यहाँ देख लीजिए, सेक्शन जो है 10, सेक्शन जो है आपका 10, सेक्शन 10 जो कहता है वो कहता है किसी विधि विरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर शास्ति। ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी विधि विरुद्ध संगम वगैरह का सदस्य वगैरह है तो उसके लिए एक शास्ति कितनी है। तो संघ अधिवेशनों में भाग लेने या दान करने पर या सहायता करने पर, अगर कोई व्यक्ति किसी संगम का सदस्य है, उसमें भाग लेता है, अधिवेशन वगैरह जो होते हैं उसके, या फिर उसमें दान वगैरह करता है, ऐसा व्यक्ति है, या उसकी सदस्यता लेता है, तो ऐसा व्यक्ति है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। सिंपल सा है, 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ठीक है। 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति संगम का सदस्य होते हुए, मतलब सदस्य वहां तो केवल सदस्य था, उसके अधिवेशन वगैरह में भाग ले रहा था, दान वगैरह करता था, है ना, तो इस तरीके का व्यक्ति है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। और अगर संगम का सदस्य होते हुए कोई अग्नि युद्ध वगैरह हथियारों का इस्तेमाल करता है, गोला बारूद विस्फोटक आदि, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन की हानि होती है या गंभीर क्षति होती है या संपत्ति का नुकसान होता है, इस तरीके का कोई काम करता है और उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर मृत्यु दंड से दंडित होगा। तो सजा क्या हो जाएगी, अगर उसके परिणाम स्वरूप जो घातक हथियार वगैरह कलेक्शन वगैरह करता है या संपत्ति वगैरह नुकसान की जा सकती है, ऐसे हथियार गोला बारूद रखता है, और उसके परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। अगर मृत्यु
दंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। सजा तो सिंपल है, तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अन्य दशाओं में, मतलब अगर हथियार वगैरह रखता है, मृत्यु वगैरह नहीं होती, लेकिन अन्य दशा में तो फिर 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 5 वर्ष से आजीवन कारावास। तो आप कहोगे ये तीन कैसी, ये तीन सिंपल सी थी, ये तो सिंपल है कि सभाओं में जाता है, दान करता है, मार्ग से भटक गया ये वाला, बस जाता है, बस कुछ नहीं कर, तो ये जाता है वहां, बस सुनता है, उनको दान वगैरह करता रहता, तो ये 2 वर्ष तक करे और जुर्माना। ये ज्यादा एक्टिव है, ये क्या कहता है, जो हथियार कलेक्शन वगैरह कर रहा है वो भी सब उसमें भी भागीदारी, तो उसके परिणाम स्वरूप की मृत्यु हो गई तो आजीवन कारावास, मृत्यु दंड और आजीवन। अगर अन्य परिस्थितियों में जो है 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड से दंडित किया जाएगा। 11 जो सेक्शन है वो कहता है विधि विरुद्ध संगम की निधियों के, विरुद्ध संगम की निधियों के लिए शास्ति, गलत तरीके से जो कलेक्शन वगैरह करते हैं आप संगठन के लिए, उसके लिए है। तो इसमें सीधा सीधा दंड देखिए, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से, तो 3 वर्ष तक का कारावास है इसमें, या जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या दोनों। मतलब गलत तरीके से जो कलेक्शन करते हैं आप, विधि विरुद्ध संगम जो है उसके लिए आप धन कलेक्शन करते हैं। विधि विरुद्ध संगम कौन सा है, जो सरकार ने घोषित कर दिए है। अब सरकार ने घोषित कर दिया कि जो संगम है विधि विरुद्ध हो गया। देखिए, विधि विरुद्ध संगम घोषित होने से पहले अगर आप दान करते रहते हैं तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस दिन उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया, आपकी आस्था थी किसी संगठन में, उस संगठन को आप दान देते थे, कलेक्शन करता था वो संगठन, अपन तो दान देने की बात करें कि भाई बुद्ध दान देते थे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तारीख से सरकार ने उसको क्या कर दिया, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया, उस तारीख के बाद आप उसे दान दोगे तो आप दोषी माने जाओगे, है ना। सरकार ने विधि विरुद्ध घोषित कर दिया, फिर भी आप उसकी फंडिंग करते हो, फिर भी उसको दान देते हो, या कौन अन्य तरीके से जो संगठन वगैरह जो पैसे कलेक्ट वगैरह करते हैं, तो इनको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अभी इसीलिए दंड कम है कि हम केवल धन कलेक्ट कर रहे हैं अभी, है ना, तो पैसा वगैरह इकट्ठा वगैरह, पैसा वगैरह किसी भी तरीके से। 12 कहता है अधिसूचित स्थान में के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए दंड। अधिसूचित स्थान मतलब वही, ये अपन ने कहता है ना, विधि विरुद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया सरकार ने, विधि विरुद्ध क्षेत्र घोषित, उसमें जो भी आदेश कि आप उसमें प्रवेश वगैरह नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, और फिर भी जाते हैं आप, है ना, या उल्लंघन, ये शास्ति है कि अगर ऐसे कोई स्थान में अगर आप जाते हैं, आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो ये कहता है धारा 8(3) आप अपराध करते हैं तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। या फिर आप वहां पे जो जो गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, उनसे लड़ते लड़ते हैं, घुसते हैं, जबरन घुसते हैं, क्योंकि जब अधिसूचित क्षेत्र रहता है तो वहां गार्ड वगैरह लग जाते हैं कि सब कोई आ रहा है कि नहीं जा रहा है, उनसे दंगा वगैरह करते हैं, तो इसमें 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित। कहता है सेक्शन 13 कहता है अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में क्या लेता है, भाग लेता है, समर्थन करता है, उसका दुष्प्रेरण करता है, किसी सलाह देता, उद्दापन करता, मतलब ये सारे अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है विधि विरुद्ध संगठन, तो इसमें जो कारावास है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें केवल दंड याद रखनी है आपको, 7 वर्ष, 7 ही लिख दिया, इसे क्या किया जा सकता, किया जा सकता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि अधिसूचना जारी वगैरह करता है, अधिसूचना वगैरह जारी होने के बाद अगर सहायता वगैरह करता है, तो यहाँ 5 का जो है उसे कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। पहला क्या कहता है, पहला कहता है किसी संगठन में आप भाग ले रहे हैं, मतलब उसमें हिस्सा लेते हैं आप, उसका तो क्या, उसके बाद समर्थन वगैरह करते हैं, उसका दुष्प्रेरण करते हैं, उसके उद्दीपित वगैरह करते हैं, भावनाएं भड़काते वगैरह हैं, तो 7 साल की सजा। और आप अधिसूचना जारी होने के बाद अगर उसकी किसी भी प्रकार से सहायता वगैरह करते रहते हैं तो 5 वर्ष तक का कारावास है।
कहता है, बस इसमें केवल इतना याद रखना है, इस अधिनियम के तहत होंगे कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे, है ना, क्योंकि गंभीर प्रकृति के कार्य से संबंधित है। ये अपन पहले भी पढ़े। तो 15 क्या है, आतंकवाद क्या है, आतंकवादी कार्य के बारे में गया है, तो ये भी याद रखना। सेक्शन जो है आपका 15 काय से संबंधित है, आतंकवादी कार्य, ये सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 15 याद रखना इंपॉर्टेंट है, आतंकवादी जो है कार्यों से संबंधित है। तो आतंकवादी कार्य तो वैसे भी कॉमन सी बात है, अगर आप देखें तो कोई खास परिभाषा नहीं होती, सिंपल सी बातें हैं कि भारत की एकता जो है, आपकी अखंडता है, सुरक्षा है, या प्रभुत्ता, एकता, अखंडता, इसको कोई नुकसान पहुंचाता है, ये सारे काम क्या कहलाते हैं, आतंकवादी कार्य कहलाते हैं। ये आतंक फैलाने के आशय से भारत में या विदेश में, जरूरी नहीं कि, एक बात और ध्यान रखें आप इसमें कि एकता अखंडता तो आप जानते हैं कि भारत की जो भी व्यक्ति छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है, माना जाएगा कि सारे आतंकवादी कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम भारत में भी कर सकता है, भारत से बाहर रहकर भी कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि भारत से बाहर रहकर भी आतंकवादी कार्य भारत के विरुद्ध किए जा सकते हैं, तो दोनों चीजें, भारत के भीतर भी कर सकते हैं, भारत के बाहर भी। कई संगठन है जो भारत के बाहर हैं, भारत में हमले करते रहते हैं, या फिर मान लो वहां से भावनाएं भड़काते रहते हैं, तो ये काम भी क्या है, आतंकवादी काम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही होंगे तब आतंकवादी कार्य होंगे, भारत के बाहर रहकर भी किए जा सकते हैं आतंकवादी जो कार्य हैं, भारत में या विदेश में। तो इसे याद रखें, भारत और विदेश दोनों में हो सकते हैं, भारत में और विदेश में। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति भारत की एकता अखंडता भंग करना चाहता है, चाहे वो भारत में बैठ के करे, चाहे वो विदेश में बैठ के करे, तो वो सब कार्य आतंकवादी कार्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर देखना चाहे तो कुछ खास नहीं है। बम, डायनामाइट, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, अग्नायुध, विष, रसायन, ये सारी चीजें हैं, आदि साधनों का इस्तेमाल वगैरह करना, जिससे क्या हो सकता है, किसी व्यक्तियों की मृत्यु, मतलब ये हथियार वगैरह का इस्तेमाल करना, इसमें रासायनिक हथियार मतलब सारे तरीके के हथियार इसमें जो है शामिल। हालांकि ये परिभाषा इतनी पढ़ने लायक नहीं, बस थोड़ा समझने की है कि जो भी हथियार वगैरह का इस्तेमाल करता है, चाहे वो डायनामाइट, रासायनिक, केमिकल हथियार वगैरह, ये सब जिससे नुकसान हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, क्षति हो सकती है, या भारत की विदेश या भारत या विदेश में जो भी समुदाय वगैरह रहते हैं, भारत के विदेश में रहते हैं, कोई भी समुदाय वगैरह रहते हैं, उनको क्या होता है, नुकसान होता है, बाधा वगैरह कारित होती है। कागज, सिक्के आदि का कूटकरण को भी जो माना गया है आतंकवादी कार्य माना गया है, जिससे किसी देश का जो है क्या होता है, नुकसान होता है, भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान वगैरह होता है, ये काम को भी क्या माना गया है, आतंकवादी काम माना गया है। भारत की रक्षा होता है, या भारत की प्रतिरक्षा, या से भारत या विदेश में स्थित किसी संपत्ति को नुकसान वगैरह पहुंचाता है, इस तरीके के काम जो है लोक कृत्य कार्यों को आपराधिक भयभीत करने का काम करता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये सारी चीज धमकी वगैरह देता है, इस तरीके वगैरह करते हैं, तो ये सारे जो काम है आतंकवादी कार्य की परिभाषा में आते हैं। तो ये कोई पढ़ना नहीं है आपको, बस आपको याद रखना, चाहे विदेश में करें, हथियार के माध्यम से करे, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, भारत में रह रहे व्यक्ति हो चाहे विदेश में रह रहे व्यक्ति हो, उनको डराए धमकाए, उनको जीवन खतरे में पड़ जाए, वो सारे के सारे जो काम है वो क्या है, आतंकवाद। मतलब सीधा सीधा एक ही फंडा याद रखना है कि आतंकवादी कार्य का अर्थ के भारत में किया जाए चाहे विदेश में किया जाए, चाहे विदेश की भारत के में रह के किया जाए चाहे विदेश में रह के किया जाए, चाहे भारत के व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाए चाहे विदेश में किया जाए, जो भारत के रहते हैं लोग उनके विरुद्ध किया जाए, तो भी वो आतंकवादी कार्य की श्रेणी में आएगा। तो उसको भारत में संकुचित नहीं करना, आतंकवादी कार्य कोई भारत से मतलब नहीं, पूरा। अब देखिए 16 कहता है आतंकवादी कार्य के लिए दंड, अगर इसमें दंड है, इसमें आतंक और 16 में जो है उसका दंड है। तो यदि मृत्यु, इसमें दंड दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कितना नसीली सी बात है, अगर मृत्यु होगी तो मृत्यु दंड ही मिलेगा, मृत्यु हो जाएगी तो मृत्युदंड होगा, या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा अगर आतंकवादी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास के दंड से क्या है। अन्य दशाओं में सेम वही है, 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। सजाएं थोड़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जहाँ
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, और अन्य दशाओं में अगर मृत्यु नहीं होती और कोई क्षति वगैरह होती है तो 5 वर्ष तक का कारावास से लेके आजीवन, आजीवन तक जाएगी सजा। बस इतना याद रखें, 5 वर्ष से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, आजीवन। दंड या आजीवन हो जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती तो यहाँ 5 की जगह मृत्यु आ जाएगी और आजीवन तक जाएगी, और अगर मृत्यु हो जाती तो मृत्यु जुड़ जाएगी और आजीवन तक, या फिर 5 वर्ष तक आजीवन कारावास। इसके बाद देखिए 17 जो है आपकी, ये थोड़े पनिशमेंट वाले सेक्शन है। 17 कहता है आतंकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड। आतंकवादी कार्य के लिए धन वगैरह कलेक्शन करने में 5 वर्ष से लेके कितना है, आजीवन कारावास है। 18 देखिए, 18 कहता है षड्यंत्र आदि के लिए दंड। ये निधि था। 18 जो है षड्यंत्र वगैरह, जो आतंकवादी कार्य है उसका षड्यंत्र, तो सेक्शन थोड़ा याद रखेंगे, षड्यंत्र है आतंकवादी कार्य के लिए, षड्यंत्र वगैरह आदि के लिए दंड। इसमें भी 5 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की जो है सजा है। 18A जो है आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड। आतंकवादी शिविर आयोजित करता है कोई व्यक्ति, दोनों को एक साथ देख लीजिए, क्योंकि 18A भी है इसमें और 18B भी है, क्योंकि दोनों की सेम सजा है। तो 18A जो है क्या है, शिविर लगाने हैं, ये शिविर लगाते हैं ना, प्रशिक्षण लगा रहे हैं, बोले शिविर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आतंकवादी शिविर वगैरह लगाते हैं या आयोजित करते हैं, या आतंकवादी कार्य के लिए भर्ती करने के लिए दंड भी। पहले शिविर, पहले तो देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग होती, फिर भर्ती, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनको भर्ती किया जाएगा। तो ये भर्ती कर, पहले शिविर में क्या कर रहे हैं, पहले शिविर लगा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसमें बाद उसकी 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, दोनों में एक ही सजा है, 5 से लेके आजीवन कारावास का दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 19 और देख लीजिए, 19 और 20। 19 देखिए, सेक्शन 19 आदि के लिए। अब ये थोड़ा अलग सजा है, थोड़ी सी इसको याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो आतंकवादी कारणों से जुड़ा हुआ व्यक्ति वगैरह है, उसको कोई व्यक्ति संश्रय देता है, आश्रय देता है, तो ऐसे व्यक्ति 3 वर्ष से लेके आजीवन कारावास। यहाँ जो सजा है 3 वर्ष, तो सारी सजा आजीवन। अगर कोई व्यक्ति जो आतंकवादी, आजीवन कारावास तक की सजा दे सकते हैं, 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की जो है सजा दी जा सकती है। 20 देखिए, 20 कहता है आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गैंग या संगठन का जो है सदस्य है, आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य है, तो कितनी सजा, तो फिर आजीवन कारावास है। कितनी सजा सदस्य होने के लिए, आजीवन कारावास। ये याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन या गैंग का सदस्य होता है तो इसको कितनी सजा, कारावास। 21 और देख लीजिए, आतंकवादी के आगमों को धारित करने के लिए। आगम मतलब जो भी धन वगैरह जो भी प्राप्त होता है 21 में, कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी आगम वगैरह जो भी उससे कलेक्शन वगैरह हुआ है उसको अपने पास, तो यहाँ भी कितनी सजा है, यहाँ भी आजीवन। यहाँ भी आप जो है 20 में भी आजीवन है, क्या बनते तो आजीवन है, और अगर उससे जो भी धन वगैरह प्राप्त होता है उसको हैं तो भी आपको आजीवन कारावास तक की सजा है। अलग कहाँ थी, अलग थी 19 में। 19 क्या कह रहा था, 19 ये कह रहा था कि आश्रय देते, तो 3 से आजीवन कारावास, तो वहां 3। 22 देख लीजिए, 22 कहता है साक्षी को धमकी देने वगैरह होते हैं अगर इस अधिनियम से जुड़े हुए, जो आपके विरुद्ध गवाही दे सकते हैं कि भाई ये आदमी आतंकवादी विरोधी काम कर रहा है, तो गवाह या साक्षी को जो है धमकी अगर कोई व्यक्ति देता है तो आप ही सोचिए कितनी सजा होना चाहिए उसको। यहाँ 3 ही वर्ष होगी कारावास और जुर्माना, यहाँ 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास, क्योंकि साक्षी को केवल गवाह धमकी दे रहा है ना, तो 3 वर्ष तक का कारावास जो है दंडित किया जा सकता है।
इसके अलावा 22A जो है कंपनियों द्वारा अपराध है, ये आप देख लेंगे। 22A जो है कंपनियों द्वारा अपराध है। 23B है, बी जो है, सॉरी 22A है, 22A, 22B और आपका क्या है, सेक्शन है इसमें 22A, 22C। 22A में जो है आपका कहता है कंपनियों द्वारा अपराध है। 22B में सोसाइटी या न्यासों द्वारा अपराध है। 22C में है कंपनी, सोसाइटी, न्यासों द्वारा अपराध के लिए दंड। इनमें तीनों में जो है सेम दंड है, 7 वर्ष तक का, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। कितना जो कंपनी वगैरह की बात आएगी, कितना है, 7 वर्ष से आजीवन। यहाँ थोड़ा अलग दंड आया है ना, तो यहाँ याद रखेंगे, कंपनी वगैरह की बात आ गई तो दंड थोड़ा सा अलग आ गया, तो इसको याद रखेंगे आपके। अगर कंपनी है, सोसाइटी है, इनकी बात आ गई तो आप बस इतना याद रखेंगे 7 वर्ष से फिर आजीवन तक जाते हैं सारे दंड। तो 7 वर्ष से लेकर कहाँ तक जाएगा, आजीवन कारावास। और चूंकि इसमें जुर्माने की बात है तो जुर्माना भी इसमें है जो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का, 5 से 10 करोड़, 10 करोड़ तक का जुर्माना, करोड़ों में जुर्माना है तो 5 से 10 करोड़ तक का इनको जुर्माना भी लगाया जाएगा कि और जुर्माना है। तो 7 वर्ष से कुछ सोच सकता है, जहां कंपनी, सोसाइटी वगैरह की बात आए आप तो याद रखेंगे 7 वर्ष से ऊपर ही जाना है। तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास और 5 से 10 करोड़ रुपए तक का इन पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 23 जो है वर्धित शास्तीय कहता है, सेक्शन 23 वर्धित शास्तीय में केवल याद रखना है कि 5 जुर्माने से, है ना, जो है इसकी सजा दी जा सकती है। वर्धित शास्ति में जो है 5 कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। और अगर कोई व्यक्ति सहायता या दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति सहायता वगैरह, दुष्प्रेरण वगैरह करता है, उसके संबंध का अर्थ 10 वर्ष लगाया जाएगा, ये कहता है। ये वर्धित शास्ति कह रहा है कि वगैरह दुष्प्रेरण वगैरह करता है तो 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। और यह कह रहा है कि यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ क्या लगाया जाएगा, 10 वर्ष। यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ क्या लगाया जाएगा, धारा 23 के बाद आजीवन कारावास का अर्थ यहाँ 10 वर्ष लगाएगा। किन लोगों के मामले में लगाया जाएगा, जो प्रयास करते हैं, दुष्प्रेरण करते हैं ना, उनके बारे में कह रहा है कि जो सहायता दुष्प्रेरण वगैरह करते हैं, वो आप पढ़ते हैं कि जो अपने ऊपर पढ़ा है कि 5 से लेकर आजीवन कारावास होगी, तो 5 से आजीवन। अब जो सहायता दुष्प्रेरण वगैरह कर रहे हैं तो 5 से आजीवन, तो फिर वो, तो यहाँ उनके लिए 10 वर्ष अर्थ लगाया जाएगा, जो सहायता वगैरह करते हैं 10 वर्ष। ये भी याद रखना है, इन लोगों के लिए जो आजीवन का अर्थ है 10 वर्ष। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 5 से 10 साल की इनको सजा होगी, है ना। तो यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ क्या है, 10 वर्ष लगाया जाएगा। बाकी के जो है कल देखेंगे, इसको कल खत्म कोशिश क्या करेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा आपका, कल ही खत्म कर लेंगे। वो परसों एक और खत्म, राष्ट्रीय अन्वेषण भी खत्म करेंगे। ठीक, चलिए।